आने वाला। ओके, आपका स्टार्ट होता है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ के दो लॉ हैं, ठीक है। किरचॉफ के दो लॉ हैं। पहला लॉ उसको लोग जंक्शन लॉ बोलते हैं। जंक्शन के बारे में थोड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। रेलवे स्टेशन दो तरीके के होते हैं। एक पे आपने देखा होगा जंक्शन लिखा होता है और एक पे ऐसी लिखा होता है, ठीक है। तो जंक्शन और इसमें डिफरेंस क्या होता है, इस बात को जान ले तो हमारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। देखिए, जंक्शन वो पॉइंट होता है जहां से कोई नई चीज बन करके निकल सके। क्या हो, जहां से कोई नई डायरेक्शन में चीजें जाती हो उसको जंक्शन बोलते हैं। जैसे मैं यहां से चला, अपने स्टूडेंट ए के घर गया, ए से स्टूडेंट बी के घर गया, बी से स्टूडेंट सी के घर गया। तो देखो, नॉर्मल स्टेशन है ये। लेकिन सी के पास जाने के बाद में हमारे पास दो रास्ते आ गए, यहाँ तक और यहाँ तक। इधर जाएंगे तो डी के घर पहुंच जाएंगे, यहाँ जाएंगे तो ई के घर पहुंच जाएंगे। तो जहां पे हमारे पास ऑप्शन हो, यानी कोई नया रास्ता भी निकल रहा हो, तो उस पॉइंट को हम जंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जंक्शन। जैसे न्यू दिल्ली पे जाओगे तो उसका नाम है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, न्यू दिल्ली जंक्शन, JN लिखा होता है। उसका मतलब हुआ कि न्यू दिल्ली से जहां से ट्रेनें आ रही हैं, जैसे उस ऐसे ही जा रही थी ट्रेन, लेकिन यहाँ पे कोई और डायरेक्शन में भी ट्रेन निकलेगी। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो इसको मल्टीपल डायरेक्शनल पॉइंट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टीपल डायरेक्शन पॉइंट। जंक्शन मतलब मल्टीपल डायरेक्शन पॉइंट, मल्टीपल डायरेक्शन पॉइंट। तो इसकी इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि इस स्टेशन पे जितनी गाड़ियां आएंगी उतनी ही गाड़ियां यहाँ से बाहर निकल जाएंगी। ठीक है, जितनी गाड़ियां आएंगी हो सकता है थोड़ी टाइम रुके, लेकिन फिर निकल जाएंगी बाहर। तो इसी पे आपका फर्स्ट लॉ किरचॉफ का बना कि किसी भी सर्किट पे, किसी भी पॉइंट पे जितनी करंट इन होगी, इन करंट उतनी ही होगी वो आई आउट करंट। अब चूंकि कोई सिंगल वायर है तो इसमें इन और आउट का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। लेकिन अगर कहीं पे जंक्शन आपका आ जाएगा तो जंक्शन में आती है तो करंट आपकी डिवाइड हो जाती है दो पार्ट में। सपोज आई करंट आई या I1 और I2 में अकॉर्डिंग टू देयर पोटेंशियल डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पे इन और आउट का कॉन्सेप्ट लगेगा। इन करंट कितना है? आई है। आउट करंट कितना होगी? I1 प्लस I2 है। तो जितना करंट आई थी उतना ही करंट बाहर निकल जाएगी, तो आई इन इक्वल टू आई आउट, I1 प्लस I2 हो जाएगी। ये है किरचॉफ का पहला लॉ, ठीक है, जिसको बोलते हैं जंक्शन रूल। चलिए इसको अब लिखते हैं समझने के बाद में। समझने के बाद में इसको लिखते हैं। ये दो लॉ हेल्प करते हैं सर्किट में करंट निकालने में, और करंट निकाल जाएंगे तो हम आगे भी उसकी जुड़ी हुई चीजें, कई बार इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल पाना इजी नहीं होता सर्किट में, तो आपको वोल्टेज पता होता है, आप करंट निकाल लेते हो, तो आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बी बाई आई आर से करके जो है बी इक्वल टू आई आर करके आप निकाल लेते हो आर। ठीक है, देखो दिस लॉ इज आल्सो नोन एज, लिख लो किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ हैज टू लॉज। किरचॉफ लॉज नंबर वन, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। So this law is known as junction rule or current law, or current law।
इसको टॉकिंग लैंग्वेज में KCL बोलते हैं, किरचॉफ करंट लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किरचॉफ करंट लॉ, KCL। अकॉर्डिंग टू इट, according to it, the algebraic sum of currents meeting at a junction is zero, that is summation of current I, मतलब करंट इन करंट आउट दोनों मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, ओके। करंट इन एंड करंट आउट कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। चलिए देखते हैं। इन ए सर्किट, इन ए सर्किट at any junction, at any junction, the sum of the currents, the sum of the current entering, entering the junction entering the junction must equal must equal the sum of the sum of the currents leaving the junction। अगर मैं एक डायग्राम लूं और यहाँ पे देखूं, जो आने वाली करंट है वो सिर्फ ये है। सपोज एक करंट आ रही है आपके पास, I1 करंट आ रही है, और इसमें करंट एक और आ रही है, I3 आ रही है। इसमें से दो करंट बाहर निकल रही है, I4 और I2। तो इस लॉ के हिसाब से इसका एप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? इस डायग्राम के लिए हो जाएगा I1 प्लस I3 इक्वल टू I2 प्लस I4, है ना? ओके। इसी को चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो, आने वाली करंट को पॉजिटिव ले लो, जाने वाली करंट को नेगेटिव ले लो, तो I1 प्लस I3 माइनस I2 प्लस I4 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। समेशन ऑफ I इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि I3 प्लस I1 प्लस I3 इक्वल टू I2 प्लस I4 दिया हुआ है आपके ऊपर। ठीक है, माइनस I2 माइनस I4 इक्वल टू जीरो, दैट इज समेशन ऑफ आई इक्वल टू जीरो है। ठीक है, तो चाहे इस टर्म में इसको अप्लाई करो, चाहे इस टर्म में इसको अप्लाई करो, ज्यादातर केसेस में हम इसी टर्म में इसको अप्लाई करके यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमें डायरेक्ट वैल्यू मिल जानी है जिसकी चाहिए होगी। तीन पता है, चौथी की निकल जाएगी यहाँ से। ठीक है।
Yes. हो गया? Yes, sir. चलिए यहाँ पे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको नोट कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं किरचॉफ लॉ टू पे। इसको नोट कर लिया? Yes, sir. चलिए, some important points about this law. Point number one that you need to remember, लिखो, if a current comes out to be negative, if a current comes, जैसे मान लो इस इक्वेशन को हमने सपोज किया, इसको सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद में किसी मान लो I1 I2 I3 की वैल्यू पता होती और सॉल्व करके I4 की वैल्यू निकालते, I4 की वैल्यू -2 एम्पियर आ जाती है। तो इसका मतलब ये हो जाता कि जो एक्चुअली करंट का डायरेक्शन हमने असाइन किया, करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, ओके, बाकी और कुछ नहीं होगा। If a current comes out to be negative, if a current comes out to be negative, comes out to be negative means actual direction of means actual direction of actual direction of current at the junction is opposite is opposite to that is opposite to that assumed। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर इक्वेशन लिखा हो I प्लस I1 प्लस I2 इक्वल टू 0, तो देखो ये इक्वेशन तभी सेटिस्फाई हो सकता है जब इसमें कम से कम एक नेगेटिव हो, है ना? ठीक है, दिस इक्वेशन कैन बी सेटिस्फाइड, दिस इक्वेशन कैन बी सेटिस्फाइड फॉर एग्जाम्पल I प्लस I1 प्लस I2 इक्वल टू 0 कैन बी सेटिस्फाइड only if sorry, only if at least only if at least one current is negative, that is leaving the junction, that is leaving the junction। सेकंड पॉइंट है इसमें, this law is simply the statement of conservation of current to charge। this law is law is simply a statement, simply a statement of, एग्जाम में डायरेक्टली कुछ क्वेश्चन आता है व्हिच लॉ ऑफ किरचॉफ, ठीक है, इज बेस्ड ऑन या रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज as if current
as if current reaching a junction is not equal to the current leaving the junction charge will not be conserved। ठीक है। ओके। Yes, sir. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड लॉ, सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ क्या है? तो पहला चार्ज से रिलेटेड हो गया, दूसरा वोल्टेज से हो जाना चाहिए, है ना। तो किरचॉफ किरचॉफ सेकंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज लूप लॉ। दिस लॉ is also known as loop rule or voltage law। In talking terms, it's called Kirchhoff voltage law (KVL). And according to it, the algebraic sum, the algebraic sum of the changes in potential in complete reversal of a mesh means closed loop is zero। That is that is algebraic sum of b equal to zero। एक डायग्राम लेते हैं। क्लोज लूप का मतलब पूरा लूप बंद हो वहां पे। सपोज ये करंट रेजिस्टेंस है, यहाँ से कुछ आगे जाए कोई बात नहीं है। एक और रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक सेल लगा हुआ है,
यहाँ पे एक और सेल लगा हुआ है, यहाँ पे भी एक सेल लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ से सर्किट आगे और भी जुड़ी हो सकती है, यहाँ से सर्किट और जुड़ी हो सकती है, लेकिन अब ध्यान से देखें तो ये पूरा का पूरा हम क्लोज लूप मान है, ये हमारे पास एक पूरा क्लोज लूप है। ये R1 है, सपोज ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये सेल E1 है और ये सेल E3 है, ये सेल आपका E2 है। देखो इसका एडिशन बढ़िया रूल के हिसाब से हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। E2 E3 का अब बाद में देखेंगे E1 करता है। तो देखो क्या करना है, इसमें आपको एक डायरेक्शन चूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ता है, कोई भी एक डायरेक्शन चूज करना पड़ेगा और उस डायरेक्शन में जो भी पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा उसको आप पॉजिटिव कंसीडर करोगे। तो सपोज हमने यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन चूज किया। क्या किया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन चूज किया। अब मैं इसके लिए लिख रहा हूँ गिवन फिगर के लिए, गिवन फिगर के लिए मैं इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। पॉइंट नाम दे दो ए बी सी डी, ए बी सी डी पॉइंट्स है, बाकी दूसरे लगे हैं खाली। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होगा। इन द फॉलोइंग क्लोज लूप, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से इसको समझो। इन द फॉलोइंग क्लोज लूप, वन बाय वन करेंगे। करंट हमने नहीं लिखा है, वो भी लिख दे यहाँ जरा। करंट नहीं लिखा है अभी हमने, बिना करंट के काम कैसे चलेगा। सपोज इसमें से करंट जा रही थी I1 करंट यहाँ पे है, यहाँ इधर से भी करंट आ सकती है, तो यहाँ से मान लो I2 करंट आई हुई है इसमें। इस पॉइंट से यहाँ पे I3 करंट आ रही है और इस पॉइंट से यहाँ से I4 करंट निकल रही है। ठीक है, चार करंट है यहाँ पे। तो कैसे होगा ये, देखो R1 में I1 करंट जा रही है। क्या जा रही है, R1 में I1 करंट जा रही है। ठीक है, तो करंट जब रेजिस्टेंस में जाती है तो खर्च हो जाती है ना। लोड है, पंखे में आ गई तो चल जाएगी, यूज हो जाएगी। तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो इसको लिखेंगे I1R1। ठीक है, I1R1। आगे बढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे अगर करंट आपकी इस डायरेक्शन में जा रही होती, आपने ये डायरेक्शन चूज किया है, ये डायरेक्शन आपने चूज किया हुआ है, मतलब इस तरीके से करंट चलती हुई जा रही होती, तो जब रेजिस्टेंस में जाती है तो पोटेंशियल ड्रॉप करते हैं। क्योंकि करंट आपकी अपोजिट आ रही है तो करंट आप माइनस ले लोगे, तो करंट माइनस ले लोगे तो बन जाएगी I2R2। यहाँ पे डायरेक्शन जो भी चूज करोगे आप फ्री हो चूज करने के लिए, कोई भी चूज करो, लेकिन जो भी चूज करोगे उसे फॉलो करना पड़ेगा आपको। ठीक है बेटा, जो भी डायरेक्शन आप चूज यस करोगे सर। उसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो I2R2 हो जाएगा। आगे बढ़ो, तो आपके पास सेल E1 है। अब देखो जब आप इस डायरेक्शन में चूज करो, जो भी आपने डायरेक्शन चूज किया है उस डायरेक्शन में अगर सेल आपका इस तरीके से मिला तो आप पॉजिटिव वैल्यू ऐड करते चलोगे, और अगर आपको इस तरीके का सेल मिला तो आप नेगेटिव वैल्यू ऐड करते हुए चलोगे। क्यों, क्योंकि ये सेल करंट इस डायरेक्शन में देगा, कहाँ पे देगा, इस डायरेक्शन में देगा, तो आपके डायरेक्शन के अपोजिट है ये। तो क्या हो जाएगा, E1 आपका माइनस हो जाएगा। आगे और बढ़ गए, देखो आपके अपने डायरेक्शन में मिल गया ये, I3R3 में जा रहा तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, माइनस I3R बन जाएगा। आगे देखो, ये आप देखो यहाँ पे, तो ये छोटा वाला इंड है इसके पास में,
यानी ये आपके डायरेक्शन को सपोर्ट करेगा करंट में, तो ये प्लस हो जाएगा E2। और आगे बढ़े E3 पे गए तो E3 भी सपोर्ट कर रहा है, तो ये भी प्लस हो जाएगा। और आगे बढ़े तो R4 आप ही के डायरेक्शन में करंट जा रही है, यानी पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यानी I4R4 हो जाएगा। और किरचॉफ सेकंड लॉ कहता है कि ये टोटल मिलकर के 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? यहाँ पे दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डायरेक्शन चूज करना, ये आपको खुद चूज करना, आपको दिया नहीं जाएगा कभी, आपको खुद चूज करना अपने हिसाब से, कोई भी डायरेक्शन चूज कर लो। अगर आपके डायरेक्शन में करंट आई रेजिस्टेंस में जा रही है तो पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव हो जाएगा, आपके डायरेक्शन के अपोजिट करंट रजिस्टर में आ रही है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। सेल आपको अपोज कर रहा है डायरेक्शन को, यानी जा रहे हैं, जैसे क्या देखो, इसको ऐसे बैरियर की तरह देखो, क्या देखो, बैरियर की तरह देखो। वो निंजा रन होता नहीं था, खेलते थे ऐसे ऐसे बच्चे दौड़ती रहती थी उसमें, तो देखो जब आप दौड़ रहे हो आपके सामने बड़ी दीवार आ जाए तो इसका मतलब आपको इसे क्रॉस करना डिफिकल्ट काम होगा, यानी आपके मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहा है, ये डिफिकल्टी अराइज करेगा, ये बड़ा वाला साइन है ना, तो इसको आप निगेटिव ले लोगे। छोटा वाला साइन तो निंजा रन में भी कूद जाते, तो यहाँ भी कूद जाएंगे, तो ये सपोर्ट करेगा, इसको पॉजिटिव ले लेना, बस इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, बाकी मेन कॉन्सेप्ट करंट से है। इस तरीके का जो होता है वो करंट आपके डायरेक्शन के अपोजिट देता है, इसलिए उसका पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव लेते हैं हम। ठीक है, यस सर। बात क्लियर हो गई? आगे बढ़े। 1 मिनट सर। हाँ, हो गया बेटा? यस सर हो गया। तो फर्स्ट लॉ में क्या था हमारे पास में? फर्स्ट लॉ में हमारे पास था जंक्शन लॉ, जितनी करंट आएगी यहाँ पे उतनी करंट निकल जाएगी, आने वाली करंट इक्वल टू जाने वाली करंट थी। और सेकंड लॉ है क्लोज लूप लॉ। क्लोज लूप लॉ में क्या है कि किसी भी एक क्लोज लूप में जो टोटल पोटेंशियल गेन और पोटेंशियल ड्रॉप होगा उनका टोटल अलजेब्राइक सम क्या होगा? वो 0 होगा। ठीक है, टर्म इंपॉर्टेंट है क्लोज लूप। ठीक है, क्लोज लूप का मतलब ये नहीं हुआ कि उस लूप से कोई और कनेक्शन आगे, जैसे यहाँ पे कनेक्शन है आगे, ठीक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। यहाँ पे देखो तो ये क्लोज लूप बना रहा है ये। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको नोट करते हैं, जो कि हेल्प करेगा आपको इसे बनाने में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कुछ। पॉइंट नंबर 1 है दिस लॉ रिप्रेजेंट्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। चार्ज वाला फर्स्ट लॉ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सेकंड लॉ। दिस लॉ रिप्रेजेंट्स दिस लॉ रिप्रेजेंट्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, दिस लॉ रिप्रेजेंट्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एज if the sum of potential, as if the sum
if the sum of potential changes around a closed loop is not zero. हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके। लूप इज नॉट जीरो, तो क्या होगा? अनलिमिटेड एनर्जी कुड बी गेन्ड। अनलिमिटेड एनर्जी could be gained. Unlimited energy could be gained by repeatedly carrying a charge around a loop. सेकंड पॉइंट है इंपॉर्टेंट इसमें, इफ देयर आर n मैसेज इन सर्किट, मतलब n आपके पास कंपार्टमेंट है, इफ देयर आर n mesh in a circuit, the number of independent equations in accordance with loop rule will be n-1। ठीक है, जैसे मान लो एक मैश ये है, एक ये मैश हो गया, एक मैश ये हो गया, ऐसे आप तमाम सर्किट बनाते जाओ। ठीक है, चलिए अभी आगे देखेंगे इस पर। पहले साइन कन्वेंशन समझ लें, फिर ये सब करेंगे। चलिए साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। जो भी हमने बताया था कि पोटेंशियल नेगेटिव लेना होगा, कब पॉजिटिव लेना होगा, इसके लिए बाकायदा एक रूल है, तो उसको नोट करते हैं। ठीक है, ये पढ़ लिया, इतना नोट कर लिया? 1 minute, sir. The change in potential in traveling a resistance
in traveling a resistance in the direction of current, ये डायरेक्शन आपको खुद चूज करना करंट की, ध्यान रहे, in the direction of current, in the direction of current is minus IR, while in the opposite direction, while in the opposite direction plus IR। यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको चूज करना है कि क्लॉकवाइज लेना है डायरेक्शन ऑफ करंट या एंटी क्लॉकवाइज लेना है, फिर इस रूल की बात होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं, 2 पॉइंट्स ले लिया, ये रेजिस्टेंस R हो गया, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। सपोज इसमें करंट I जा रही है तो करंट I बाहर हो जाएगी, रेजिस्टेंस R है, और आपने करंट का डायरेक्शन यही चूज किया हुआ है, तो इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना होगा, -IR होगा। ए केस बी, यही डायग्राम है, सब कुछ यही है, पॉइंट ए पॉइंट बी, इसमें यही करंट आई जा रही है, ये आ रही है, ये करंट आई निकल रही है, लेकिन आपने डायरेक्शन करंट का अपोजिट चूज किया है, तो इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो IR होगा। बात समझ में आ गई? ओके, सेकेंड रूल, द change in potential, the change in potential, the change in potential in EMF सेल या सोर्स लिख दो, EMF सोर्स, from negative to positive, from negative to positive terminal, मतलब छोटे से बड़े की तरफ, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल इज प्लस E, while in the opposite direction, while in the opposite direction minus E, irrespective of the direction, irrespective of the direction of current of the current in the circuit। तो सेल का छोटा बड़ा एंड देखेंगे और करंट के लिए डायरेक्शन देखेंगे आर में। जैसे केस ए, ये पॉइंट ए है, यहाँ से करंट चली, ये एक सेल लगा हुआ है, ये पॉइंट बी है, इसमें करंट आएगी, करंट बाहर जाएगी, करंट आई बाहर जाएगी, और यहाँ पे करंट का आपने कोई भी डायरेक्शन लिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। करंट का क्या डायरेक्शन लिया है, जा रही करंट, इस करंट की डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस वाली करंट से,
बस डिपेंड करेगा कि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे थे उस डायरेक्शन में चलने पर आपके सामने बड़ा इंड आता है कि छोटा इंड आता है, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव जाना या नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो यहाँ देखो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो तो इसका ई जो है उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो कितना हो जाएगा, वो माइनस ई हो जाएगा अगर ई है इसका सोर्स। तो बी यही सर्किट है, सब कुछ यही है, सेल भी यही है, पॉइंट भी यही है, बस क्या किया आपने डायरेक्शन इस बार अलग चूज कर लिया। आपने कहा कि आप बी से ए की तरफ चलना चाहते हो, करंट यहाँ से निकल रही थी यहाँ से आ रही थी, इस बार इसका कंट्रीब्यूशन प्लस ई हो जाएगा, जैसे कि पीछे हमने सर्किट में देखा था लूप में। ठीक, ओके। यस सर। ठीक है, सेम रूल अगर यहाँ पे इसके बजाय सेल के बजाय कैपेसिटर लगा होता तो भी वही अप्लाई होता। ठीक है, सेम रूल अप्लाई होता कैपेसिटर होता तो भी। ठीक है, तो चाहो तो लिख लो यहीं पे, काम आएगा बहुत आगे चल करके। नोट कर दूं? नोट ही कर लो, छोटा सा पॉइंट ही तो है। यस सर। कैपेसिटर और इंडक्टर ये यूज करेंगे हम जब पढ़ेंगे अल्टरनेटिव करंट, इंडक्शन पढ़ेंगे तब वहां पे इसको यूज करेंगे, तो आगे की तैयारी के लिए है। बट रूल तो यही रहेगा, बार बार तो रूल पढ़ा नहीं जाएगा। द चेंज इन a capacitor from negative terminal to positive from negative terminal to positive terminal is, ये B इक्वल टू क्यू बाई सी होता है, प्लस होता है, while in opposite direction माइनस क्यू बाई सी होगा। कैपेसिटर है ए बी है, ये नेगेटिव से पॉजिटिव है, इस पे चार्ज क्यू है, तो इस डायरेक्शन में अगर आप चल रहे हो तो आपका पोटेंशियल क्यू बाई सी हो जाएगा। ये केस ए हो गया, केस बी है, पॉइंट ए है, ये कैपेसिटर है, ये पॉइंट बी है, ये माइनस है, ये प्लस है। डायरेक्शन आपने चेंज किया तो आप प्लस से माइनस जाओगे, यहाँ पे माइनस क्यू बाई सी का पोटेंशियल चेंज होगा। ठीक है, इसी तरीके से इंडक्टर होता है। ठीक है, कॉइल्स, द चेंज इन वोल्टेज and inductor in the direction of current माइनस एल डी आई बाई डी टी। अभी इन टर्म से परेशान मत होना कि एल कहाँ से आ गया, डी आई क्या है, डी टी क्या है,
ये सब आगे के चैप्टर में हमको पढ़ना है डिटेल में, ठीक है। -L di/dt while in the opposite direction it is +L di/dt। डायग्राम बना लो। इंडक्टर का साइन इस तरीके से बनाया जाता है, ये कॉइल्स होती हैं। करंट I आ रही है इसमें, इसका इंडक्शन कांस्टेंट L है, तो R इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप -L di/dt है। बी सेम फिगर पॉइंट ए पॉइंट बी, करंट I जा रही है L है और डायरेक्शन आपने अपोजिट कर दिया है तो ये +L di/dt हो जाएगा। नोट कर लिया? हो गया? 1 मिनट सर। हो गया? यस सर। अब देखो 4 रूल है। रूल क्या है? ये गाइडलाइंस हैं कि अगर इनको आप फॉलो करोगे तो क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएंगे सर्किट के, ठीक है। तो गाइडलाइंस टू अप्लाई किरचॉफ लॉ, इसका कहीं आंसर आपको लिखना नहीं है, आपसे कभी पूछा नहीं जाएगा कि आप गाइडलाइंस लिखो। ये आपके लिए है कि कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे, ठीक है। अगर आप इनको प्रॉपरली नहीं करोगे तो सर्किट के क्वेश्चन सबसे टफ क्वेश्चन माने जाते हैं, पहले ही बताया मैंने आपको, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको सिस्टमैटिक अप्रोच के थ्रू करोगे तो इससे इजी कोई क्वेश्चन नहीं है। सिंपली +2 - 5 +7 टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। बस खाली इसको अच्छे से अप्लाई करो। तो गाइडलाइंस टू अप्लाई किरचॉफ। कुछ लोग कुछ और स्टेप फॉलो कर सकते हैं, मैं जो फॉलो करता हूँ, जो मैंने किया, मैं वो आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। स्टार्ट करो सबसे बड़ी बैटरी से, स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल,
starting from the positive terminal of the battery, having highest EMF. Then start distributing current at various junctions. In the circuit. In accordance with junction rule. ध्यान रखना ये ऑलवेज सही इजी नहीं है कि डायरेक्शन करो तो जो भी लेना ले लो, बाद में क्वेश्चन सॉल्व होकर अपने आप सही हो जाएगा, तो उससे परेशान नहीं होना आपको। इट इज नॉट ऑलवेज इजी it is not always easy to correctly guess the direction of current. No problem. क्योंकि सॉल्व करने पे अपने आप करंट का साइन नेगेटिव आ जाएगा, तो रॉन्ग डायरेक्शन एज्यूम करने में कोई समस्या नहीं है। गाइडलाइंस टू आफ्टर एज्यूमिंग करंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आफ्टर एज्यूमिंग करंट इन ईच ब्रांच we pick a point, and begin to walk. This walk is mentally around a closed loop as we traverse each resistor capacitor inductor or battery.
we must write down the voltage change for that element according to the sign. ठीक है, दो पॉइंट और है। हो गया? Yes, sir. अब देखो, हमने बताया था कि बहुत सारे अननोन्स होंगे सिस्टम में आपके पास में, क्योंकि करंट को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा I1, I2, I3, I4, I5, I10 तमाम n एलिमेंट्स में। ठीक है, इस तरीके से उनको सॉल्व करने के लिए n इक्वेशन होना चाहिए। अगर एक बार आपने केवीएल लगाया है तो एक ही इक्वेशन मिलेगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सर्किट में डिफरेंट लूप चूज करेंगे। ठीक है, और लूप चूज करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि सर्किट के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब कम से कम किसी एक लूप में आ जाए। ठीक है, ठीक है, किसी न किसी लूप के पार्ट हर एलिमेंट बन जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हम लूप ऐसा, जैसे मान लेते हैं एक लूप ऐसे बना हुआ है, एक ऐसे बना हुआ है, एक ऐसे बना हुआ है, एक बैटरी यहाँ पे लगा हुआ है, तो किसी आदमी ने इस लूप को चूज कर लिया और इस लूप को चूज कर लिया, तो ये बैटरी उसमें अकाउंट ही नहीं की। ठीक है, दो लूप चूज करके काम कर लिया, नहीं, हमको करना कि अगर दो ही चूज करना हो तो एक ये चूज कर लें और दूसरा लूप जैसा चूज करना तो हम इस बड़े वाले लूप को चूज करें, जिससे सारे के सारे एलिमेंट इसमें आ जाए। ठीक है, इस तरीके से लूप चूज करना होगा। जब भी क्वेश्चन करेंगे तो इन पॉइंट को भी देखेंगे। तो n नंबर ऑफ लूप्स बनाना है, मतलब जितने सारे हमारे पास अननोन होंगे उतने लूप्स बनाएंगे। ठीक है, लूप चूज करते समय बस इसी बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि जितने एलिमेंट हैं वो सारे के सारे इंक्लूड्स हो जाए। ठीक है, चाहो तो यहाँ पे नोट कर लो, दी नंबर ऑफ लूप्स, नोट कर लो, नंबर ऑफ लूप्स must be selected so that every element of the circuit must be included in at least one of the loops. The number of loops must be selected so that every element must be included in at least one of the loops. ठीक है, ओके।
तो चलिए देखते हैं इन सारे लॉज का एप्लीकेशन कैसे होगा, कहाँ पे होगा। तो सबसे पहला एप्लीकेशन इसका व्हीटस्टोन ब्रिज में होने वाला है। तो एनसीईआरटी खोलेंगे और इसको देखेंगे हम। नोट कर लिया आपने? यस सर। चलिए अब आप लोग पढ़ के आए हुए हो इसको, तो इसको देखते हैं कैसे किरचॉफ लॉ यूज किया गया है और कैसे इसको यूज करके चीजें सिंप्लीफाई हो जाती हैं। मीटर ब्रिज और बाकी चीजों में कैसे हेल्प करेंगी ये वन बाई वन में, ठीक है। तो सबसे पहला एप्लीकेशन इसका व्हीटस्टोन ब्रिज में देखेंगे बैलेंसिंग कंडीशन निकालने के लिए। क्या करने के लिए? बैलेंसिंग कंडीशन निकालने के लिए। किरचॉफ लॉ पढ़ लिया है। अब जैसे मान लो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है किसी को, ठीक है, एक मिनट देख लेते हैं। देखो तो क्या करना है आपको, इसमें देखो बैटरी कहाँ पे है, ये बैटरी है ना। तो बैटरी से करंट निकालो और करंट चूज करना अपनी मर्जी से है। देखो यहाँ पे 3 डायरेक्शन में बट रहे थे, इसलिए मैंने 3 आई चूज कर लिया है। ये आप यहाँ पे 6 आई भी चूज कर सकते थे। यहाँ पे आप आई भी चूज, जो मन करे वो चूज कर लो, कोई रूल नहीं, ठीक है। अपनी सुविधा अनुसार चूज करना है। 3 जगह बट रहा था तो आई 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 3 जगह बट गया। अब आई को लेकर के यहाँ चले, आई 2 पार्ट में बट गई, आई हाफ यहाँ चली गई, आई हाफ यहाँ चली गई। ये आई हाफ यहाँ आई, ये आई हाफ यहाँ आई, ये आई हाफ यहाँ से निकल रही है। अब देखो ध्यान से इसको, इस पॉइंट पे यहाँ पे आई हाफ इधर से आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या जाएगा, देखो ध्यान से, ये भी आई यहाँ जा रही थी, बीच पे बी पे बट के हाफ इधर निकल गई, हाफ इधर निकल गई। तो इस पॉइंट पे हाफ इधर से आ रही, हाफ इधर से, तो यहाँ से कितना निकलेगी? आई निकलेगी, ठीक है। यहाँ से देखो हाफ यहाँ पे था, आई चली थी यहाँ से, हाफ हाफ बट गई यहाँ से, तो हाफ यहाँ से मिलकर के आई यहाँ से निकलेगी। सिमिलरली यहाँ से देखो आई हाफ यहाँ से जा रही थी, आई हाफ यहाँ से आ गई, तो मिलके आई यहाँ से निकल गई। टोटल 3 आई बाहर निकल गई, जितनी करंट इन उतनी करंट आउट। ये सबसे पहला स्टेप हो गया करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। अब दूसरा स्टेप इसमें होता है कि आपको इसे कैलकुलेट करना है आई की वैल्यूज। तो क्या करना है, आपको अलग अलग लूप चूज करने हैं, उसमें वोल्टेज ड्रॉप देखना है। तो कोई भी एक डायरेक्शन चूज कर लो और चलना स्टार्ट कर दो। लूप ऐसे चूज करने कि सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें आ जाए। कितने एलिमेंट आ जाए? सारे के सारे एलिमेंट्स इस एक में आ जाए, ठीक है। लूप पूरा का पूरा कनेक्टेड लूप होना चाहिए, कहीं पे फर्मेंटेड या ब्रेक लूप नहीं होगा। यहाँ से स्टार्ट करो लेकर के पूरा पूरा एक लूप बैटरी साथ ले लो। दूसरे लूप को इस तरीके से लो कि ये रेजिस्टेंस भी सारे आ जाए आपके पास में। तो देख सकते हो आप, ए ले लो, बी ले लो, डी ले लो, ए ले लो, डी ले लो, डी डैश ले लो, डी ले लो, सी ले लो और सी डैश ले लो, ठीक है। सारे के सारे रेजिस्टेंस इसका पार्ट बन जाएंगे, ठीक है। अब फिर उन पे पोटेंशियल ड्रॉप करके इसको कैलकुलेट कर लो। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, इसको आप लोगों को करना चाहिए एक बार, ठीक है। जैसे इसमें अगला क्वेश्चन भी यही है। तो यहाँ बैटरी, सबसे बड़ी वाली बैटरी कहाँ पे है? ये 5 वोल्ट की, ये 10 वोल्ट की है। तो 10 वोल्ट वाली बैटरी पकड़ लो, यहाँ से करंट आई लेकर के निकल आओ। क्या निकले? आई करंट लेकर के निकल गए। सपोज किया कि इधर करंट I2 निकल गई, तो इधर कितनी करंट जाएगी? I1 माइनस I2 जाएगी। I2 यहाँ से लेकर के यहाँ तक आएगी, यहाँ से I1 माइनस I2 जाएगी, यहाँ तक आएगी ये, है ना, यहाँ तक आएगी ये। अब देखो क्या करना है, यहाँ से दोनों चीजों को वापस आना। इससे करंट I3 निकली, इससे भी करंट I3 निकलेगी, इस डायरेक्शन में निकाल दिया इन्होंने। इस पॉइंट पे ये करंट इधर से आ रही है, I2 I3 यहाँ आ जाए, दोनों जुड़ करके यहाँ निकल जाएंगे, I2 प्लस I3। सेम विल हैपन विद दिस, I2 प्लस I3 माइनस I यहाँ निकल आएंगी, और यहाँ इस पॉइंट पे आने के बाद में I यहाँ बाहर निकल जाएगी और बाकी I लौट के इसके पास आ जाएगी, ठीक है। ओके, तो ये बन गया आपके पास में। आई आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आई डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में आपको इसको सॉल्व कर लेना करंट को। करंट सॉल्व करने के लिए वोल्टेज ड्रॉप रूल लगा दिया।
लगा दोगे। ABCA लूप ले लिया आपने, BCDEB लूप ले लिया और सॉल्व करके I1 I2 I3 की वैल्यू निकाल लिया। तो आप एग्जाम्पल को सॉल्व करना, नहीं बनेगा तो कल मुझसे पूछना, मैं बताऊंगा इसको, ठीक है। आज हम इसका दूसरा एप्लीकेशन चलने देख रहे हैं, वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो हमने ब्रिज बना लिया, ये है आपका सेल। तो सपोज किया कि इस सेल से करंट आई, क्या आई, इस सेल से करंट आई, कोई करंट आई निकली, आकर के दो पार्ट में बट गई है, I1 और I2 में चली गई। बी पे I2 आ रही थी आपके पास में, यहाँ से I1 जा रही थी। हमने कहा इस पॉइंट पे आके फिर से पढ़ सकती है, इसलिए इसमें करंट I4 जा रही है, इसमें करंट I3 जाएगी। ये हमने बना लिया। अब क्या करना है हमें, ये करने के बाद में हम लूप चूज करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले लूप चूज करेंगे ADBA, ADBA, इस लूप को चूज किया हमने। इस लूप में एक डायरेक्शन चूज किया, तो मान लेते हैं हमने ये डायरेक्शन चूज कर लिया, कोई भी डायरेक्शन आपको चूज करना है। तो जब इसमें चलना स्टार्ट करेंगे हम, तो देखो ये आपकी करंट इसमें जा रही है, तो आपका पोटेंशियल ड्रॉप होगा यहाँ पे, है ना। कोई भी डायरेक्शन आपको चूज करना है, पोटेंशियल ड्रॉप होगा आपके पास में। दूसरे वाले में आप जाओगे तो पोटेंशियल गेन होगा आपके पास में, एक में ड्रॉप मिलेगा, एक में गेन मिलेगा। अगर आपने ये चूज किया तो यहाँ पे ड्रॉप मिल जाएगा I2 R2, इसका डायरेक्शन आपके डायरेक्शन के अपोजिट है, तो यहाँ पे गेन मिल जाएगा I1 R1। डिपेंड ऑन आपका डायरेक्शन चूज करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बुक में क्या लिखा है कोई मतलब नहीं, जो भी डायरेक्शन चूज करोगे आप इसको खुद से बना सकते हो। तो इस लूप में जब बनाओगे तो आपको ये रिलेशन मिल जाएगा, आप इसको माइनस कर देना, इसको प्लस कर देना, बात एक ही बनेगी, इक्वेशन 1 बन जाएगा। दूसरा, आप इस वाले लूप को चूज करना है, आपके पास में CBDC, ये क्लोज लूप है। यहाँ पे भी डायरेक्शन आपको यही रखनी है। अगर तो देखो ये करंट के डायरेक्शन में जा रही, I4 पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे अपोजिट है, ये नेगेटिव हो जाएगा I3 R3। ये टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इन द सर्किट, कोई बैटरी नहीं है, जीरो हो जाएगा आपका, ये इक्वेशन बन जाएगा। ये दो इक्वेशन आपका बन गया। अब इस पे जंक्शन रूल लगा दो, क्या लगा दो, जंक्शन रूल लगा दो, क्या लगाओ, जंक्शन रूल। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि I2 करंट यहाँ पे गई थी, I4 बन के निकल रही बाहर यहाँ से, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि I2 इक्वल टू I4 है और I1 इक्वल टू कितना है, I3 है। I2 इक्वल टू 4, I1 इक्वल टू I3, इसकी वैल्यू ला करके इस इक्वेशन में पुटअप कर दो। इक्वेशन में पुटअप करने के बाद में दोनों को अलग अलग करके डिवाइड कर दो। तो जब इनको डिवाइड करोगे आप, तो आपको मिल जाएगा I1 बाई I2 इक्वल टू R2 बाई R1, I1 बाई I2 इक्वल टू R2 बाई R1, और दूसरे को डिवाइड करोगे तो भी आपको I1 बाई R2 इक्वल टू R4 बाई R3 मिल जाएगा। दोनों I1 बाई I2 की वैल्यू है, इसलिए यहाँ से आपको मिल जाएगा R2 बाई R1 इक्वल टू R4 बाई R3। यही आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन है। समझ में आ गया? Yes, sir. बस इंपॉर्टेंट क्या है, डायरेक्शन चूज करना। कोई भी डायरेक्शन चूज करो, उसके हिसाब से साइन बनता जाएगा। आपको याद करने की जरूरत नहीं कि प्लस कौन सा माइनस कौन सा है, ठीक है। ओके, Yes, sir. ठीक है, बन गया कंडीशन। क्या बन गया, R2 अपान R1 इक्वल टू R4 अपान R3, इनका रेशियो इक्वल टू इनका रेशियो। अब R1 R2 नोन है, R3 नोन है, तो R4 अननोन हो तो निकल जाएगा, ठीक है। बैलेंस कंडीशन में यहाँ पे कोई करंट नहीं आएगी, नल डिफ्लेक्शन मिलेगा आपको। चलिए, इसी प्रिंसिपल को एप्लीकेशन करेंगे आगे, ठीक है। इसी प्रिंसिपल को आगे यूज करेंगे और बनाएंगे मीटर ब्रिज। क्या बनाएंगे, मीटर ब्रिज बनाएंगे, ठीक है। ध्यान रखें, अगर बैलेंस नहीं होगा तो यहाँ से भी करंट जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 3.8 आपको बनाना चाहिए, ठीक है। मीटर ब्रिज में क्या होगा, ये मीटर वायर होता है, क्या होता है, मीटर वायर। मीटर वायर का रेजिस्टेंस नोन होता है, कितना होता है,
मीटर वायर का रेजिस्टेंस नोन होता है, एक स्टैंडर्ड बॉक्स होता है, एक अननोन रेजिस्टेंस होता है। तो ये यहाँ से जोड़ेंगे तो ये इस तरीके का सिस्टम आप बन जाएगा। ये गैल्वेनोमीटर आपको लगाना है, यहाँ पे शंट लगाना है इसको, ठीक है। ये आपका अननोन है, आर है, ये आपका स्टैंडर्ड दिया हुआ है। ये आपका देखो जिस पॉइंट पे बनेगा, मीटर ब्रिज की लंबाई जो होती है वो 100 सेंटीमीटर होती है वायर की। मान लेते हैं कि एल पे लगा हुआ है इस एंड से, तो बाकी कितना बचेगा, 100 माइनस एल बचेगा। ये नोन है आपको, ये नोन है, ये नोन है। आपको पता है कि आर बाई एल इक्वल टू एस अपान 100 माइनस एल होता है। तो R इक्वल टू डायरेक्टली निकल जाएगा L इंटू एस अपान 100 माइनस एल। बात समझ में आ गई, ठीक है। यस सर। इस तरीके से अननोन रेजिस्टेंस निकालने में हेल्प करेगा मीटर स्केल या मीटर ब्रिज। दिस इज बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। यस सर। R बाई एस इक्वल टू एल अपान 100 माइनस एल या R इक्वल टू एस इंटू एल अपान, अच्छा मीटर ब्रिज का रेजिस्टेंस नोन होता है, ओम पर सेंटीमीटर दिया होता है, सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर दो तो ओम में निकल जाएगा वो, ठीक है। एक बढ़िया एग्जांपल आपको 3.9 दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ, 3.9। देखो ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर कोई यूनिट नहीं बचेगी। जो भी आपका आर कांस्टेंट होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। एल अपान 100 माइनस एल, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर, कैंसिल आउट हो जाएगा। आर बाई एस का भी कोई यूनिट नहीं होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो एस का यूनिट वही आर की यूनिट मिल जाएगी आपको, ठीक। देन यू हैव पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं पोटेंशियल मेजर करने के लिए, ठीक है। ओके, कोई भी वायर, यहाँ पे भी वायर यूज किया, वायर लगा दिया, इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने बाद में आपको हमने तरीका सिखाया हुआ है किस तरीके से सेल को आप जोड़ोगे। ये देखो E1 E2 दो सेल लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ से कनेक्शन जुड़ा हुआ है इनका, इस तरीके से अलग अलग टाइम पे इनका अलग अलग लेंथ पे इनका कनेक्शन जोड़ोगे, L1 पे L2 पे। इनका पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट करोगे, ये इक्वेशन बन जाएगा। इन इक्वेशंस को डिवाइड करोगे तो ये आपको मिल जाएगा इनका रेशियो, ठीक है। तो L1 L2 के रेशियो के रिस्पेक्ट में E1 E2 का रेशियो आप निकाल लोगे। अगर E2 L1 L2 नोन है तो E1 निकल जाएगा आपका, ठीक है। किस पे बेस्ड है, किरचॉफ लूप लॉ पे, ठीक है, सेकंड लॉ पे बेस्ड है ये सारा चीज। बात क्लियर हो गई। यस अब सर। आप इसको पढ़ोगे तो ये इजीली समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है। इसके हेल्प से आप इंटरनल रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। एक बढ़िया एग्जांपल 3.10 आपको दिया हुआ है, इसको करके आपको देखना चाहिए। अलग अलग पॉइंट पे दिया हुआ है, किस किस पॉइंट पे लगाने पर ये आपका बैलेंस कंडीशन में जाएगा, और उसके हिसाब से इसको सॉल्व कर लेना आपको, ठीक है। इन क्वेश्चंस को बनाना, नहीं बनेंगे तो कल हमसे पूछना, तो मैं इनको दोबारा बताऊंगा, ठीक है। मंडे तक का टाइम दे दो। ठीक है, मंडे तक का टाइम ले लो और अच्छे से इसको बना लो, ठीक है। पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज और ओके सर। ब्रिज पे एक एक पैराग्राफ का नोट्स लिखो, क्योंकि ये एग्जाम में आता है आपके पास, ठीक है। ओके, यस सर। ठीक है। नहीं लिख पाना तो मुझसे पूछना, तो मैं उसको भी बता दूंगा।